रांची हटिया विधानसभा क्षेत्र की युवा नेता ओम शंकर गुप्ता ने क्षेत्र की जनता से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की गरीब वर्ग के समस्याओं, शिक्षा व्यवस्था की कमियों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित चुनौतियों का विस्तार से उल्लेख किया गया। ओम शंकर गुप्ता ने कि ग्रामीण इलाकों के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गरीब परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों की स्थिति दयनीय है और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत भी चिंताजनक है। अस्पतालों में पर्याप्त डॉक्टर और दवाइयां उपलब्ध नहीं रहती है। उन्होंने महामहिम राज्यपाल से इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर जल्द से जल्द ठोस पहल करने की मांग की ताकि क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके। रांची में आज से रियाज सलदार शाह बाबा का 228वां सालाना उर्स मुबारक शुरू हो गया है। पहले दिन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा दरगाह पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जांच रियल एस्टेट अधिकारियों ने दरगाह कमेटी के सदस्यों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि उर्स के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य सभी इंतजाम प्रशासन की ओर से सुनिश्चित किए जाएंगे। जिला प्रशासन से आम लोगों से अपील है कि वे अमन, चैन और भाईचारों के साथ उर्स में शामिल हो और इस ऐतिहासिक परंपरा को और मजबूत बनाए। निरीक्षण के दौरान अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक, पुलिस अधीक्षक शाह अजीत कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार, कार्यपाल अभियंता नगर निगम और बिजली विभाग की अधिकारी, जिला संपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडे सहित कई पदाधिकारियों और दरगाह कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। उप विकास आयुक्त रांची श्री सौरभ भूनिया द्वारा प्लास वेडिंग मशीन एवं आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेसवे योजना का शुभारंभ किया। 2 मालवाहक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर योजना का औपचारिक उद्घाटन किया गया। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेसवे योजना सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने का है प्रयास। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की नए अवसर सृजित करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी JSLPS के तत्वाधान में आज दिनांक 12 सितंबर 2025 को उप विकास आयुक्त रांची सौरभ कुमार भूनिया के ने प्लास वेडिंग मशीन एवं आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेसवे योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 2 मालवाहक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर योजना का औपचारिक उद्घाटन किया। यह हम पहले ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्लास वेडिंग मशीन ग्रामीण उत्पादकों में बाजार तक पहुंचाने की नई पहल है। प्लास वेडिंग मशीन योजना का उद्देश्य स्वयं सहायक समूह SG की दीदियों द्वारा उत्पादित कृषि और अन्य उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना है। इस नवाचार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित ताजा और गुणवत्तापूर्ण सामग्री को शहर बाजारों तक आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। यह न केवल दीदियों की आय में वृद्धि करेगा बल्कि उपभोक्ताओं को भी ताजा और अस्थायी उत्पादक उपलब्ध कराया जाएगा। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेसवे योजना सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने का है प्रयास। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेसवे योजना के तहत सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों को यातायात सुविधा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत 2 मालवाहक वाहनों का शुभारंभ किया गया जो ग्रामीण उत्पादकों को बाजार तक पहुंचाने और सखी मंडियों को नए आजीविका अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है। यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए एक नया द्वार खोलेगा। कार्यक्रम के दौरान उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भूनिया ने मारधान आजीविका संकुल संगठन और तमार आजीविका संकुल संगठन दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए एक नया द्वार खोलती है। वाहनों की नियमितता, अवलोकन और लेखा जोखा के पारदर्शी प्रबंध से न केवल आय में वृद्धि होगी बल्कि दीदियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत आधार भी मिलेगा। उन्होंने सखी मंडली को इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने और अपने उत्पादकों को बाजार में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर निर्देश DRDA रांची ने सुदर्शन मुर्मू, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी DPO मनरेगा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक DPM रांची श्री निशिकांत नीरज, जिला प्रबंधक स्किल DMMU के सभी स्टाफ, तमाड़ प्रखंड के BPM मरधान और तमाड़ आजीविका संकुल संगठनों की दीदियों और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। सभी ने इन पहल की सराहना की और इसे ग्रामीण विकास की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर सृजित करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त
बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड के इस पलाश वेंडिंग मशीन और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेसवे योजना झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर सृजित करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी बल्कि स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी योगदान देगी। खुले में चल रहे मीट चिकन दुकानों के मामले में नगर निगम को विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश। मामला राजधानी सहित राज्य भर में खुले में चल रहे मीट चिकन दुकानों के संचालन का रांची झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में दुकानों में खुले आम कटे हुए बकरे व मुर्गे की बिक्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी व सरकार का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने सरकार व रांची नगर निगम को विस्तृत जवाब दायर कर की गई है कार्रवाई अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया। इस मामले में पूर्व में एकल पीठ ने जो निर्देश दिया था उसके पालन के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है उसके भी जानकारी देने का निर्देश दिया। एकल पीठ ने कांके वधशाला में ही मांस कटने की रांची नगर निगम का आदेश को रद्द कर दिया था। पीठ ने कहा था कि नगर निगम ने जो नियम बनाए हैं उस पर सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं था। सरकार को इसकी नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 17 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता LCN महासहदेव बताया कि विधशाला में पशुओं को काटने की प्रक्रिया होगी और कई अन्य प्रावधान बनाए गए हैं। इसका संकलन तैयार कर सरकार के पास भेजा गया है। पशुओं को काटने के पहले उनके स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। इस मामले में कुरैसी पंचायत की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई की गई। याचिका में कहा गया कि एकल पीठ ने 29 जुलाई 2023 को खुले में मांस की बिक्री और स्टॉलर हाउस पर आदेश दिया था। यदि इसके आदेश का पालन कर दिया जाए तो समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्यामनंद पांडे ने जनहित याचिका दायर की है। प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि रांची शहर सहित राज्य में मीट विक्रेता बाहर में खुले कटे हुए बकरे व चिकन की बिक्री के लिए उसका प्रदर्शन करते हैं। यह FICCI के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के विपरीत भी है। फरक्का NTPC MGR रेलवे लाइन पर 26 सितंबर से अनिश्चित ट्रैक की जाम चेतावनी। राजमहल कोल परियोजना से जुड़े फरक्का NTPC MGR रेलवे लाइन के पास तबड़िया गांव में शनिवार को पहाड़िया जनजाति के ग्रामीणों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यह आंदोलन संथाल परगना औद्योगिक मजदूर संघ के बैनर तले आयोजित किया गया था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि NTPC प्रबंधक द्वारा उनकी जमीन का अधिग्रहण कर रेलवे लाइन का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से राजमहल कोल परियोजना से कोयले की ढुलाई की जाती है, लेकिन इसके बदले उन्हें अब तक कोई मूलभूत सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। धरना स्थल पर ग्रामीणों ने कहा कि कोयले की धुलाई से उड़ने वाले धूल और प्रदूषण से उनकी जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन गांव में सड़क, पोखर, चबूतरा, पेयजल सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। उन्होंने मांग किया है कि तबदिड़िया में जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाए और अनामू गांव में पोखर का निर्माण भी अवलंबित कराया जाए। संघ के सचिव रामजी शाह एवं सहायक सचिव सोनाराम मंडैया ने बताया कि NTPC प्रबंधन के साथ कई बार वार्ता हुई, लेकिन हर बार झूठा आश्वासन दिया गया। चेतावनी दी गई कि यदि 25 सितंबर तक मांगे पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो 26 सितंबर से अनिश्चितकालीन रेलवे ट्रैक जाम कर दिया जाएगा, जिससे कोयले ढुलाई पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। संस्कृति ही हमारी पहचान है। पंडित रविशंकर ठाकुर रामकथा समापन के बाद श्री कुंज में हुआ भव्य विदाई समारोह। कनवारा गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम कथा की समापन के उपरांत रविवार को शहर के शिवपुरी स्थित शिवकुंज में पंडित रविशंकर ठाकुर की विदाई समारोह का आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश झा के आमंत्रण पर हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और आयोजित समिति के सदस्य शामिल हुए। विदाई के दौरान पुष्प गुच्छ और मालाओं से उनका भव्य समापन किया गया। ठाकुर ने कहा कि राम काज किन्हीं बिना मोहे का विश्वास, यही उनका जीवन मंत्र है। उन्होंने युवाओं को नशामुक्त जीवन अपनाने और शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति को जीवन का हिस्सा बनाने की अपने की। उन्होंने कहा कि भारत विश्व गुरु है इसलिए क्योंकि हमारे पास सांस्कृतिक और संस्कृति की अद्वितीय धरोहर है, हमें इसे संरक्षित रखना चाहिए। उन्हें गौ हत्या पर रोक लगाने और प्रत्येक राज्य में गौशाला निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। पंडित ठाकुर ने कहा कि मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। बातचीत कभी बंद नहीं होनी चाहिए। आपसी रिश्तों को संवाद से बेहतर किया जा सकता है। मौके पर प्रमुख रूप से डॉक्टर प्रभा
रानी प्रसाद, परमानंद, दिलीप कुमार झा, स्वीटी झा, आशीष झा, पवन झा, नीरज कश्यप, केशव झा, उमेश शर्मा, गणेश झा, नरेंद्र मिश्रा, ईशांत कुमार, सरोज झा, उनके अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। पाकुड़ संथाल परगना क्षेत्रीय 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता गुरुवार से पाकुड़ में शुरू हो गया। संथाल परगना क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ बोले डीआईजी। 800 मीटर पुरुष वर्ग में देवघर के आरक्षी दिनेश ने मारी बाजी। प्रतिनिधि पाकुड़ संथाल परगना क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता को आयोजित गुरुवार को पाकुड़ ने किया है। 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना के अंबर लकड़ा ने किया। इस अवसर पर बलून उड़ाकर डीआईजी एसपी निधिन द्विवेदी ने खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। खेल प्रतियोगिता में दुमका, देवघर, साहिबगंज, जामताड़ा, गोड्डा व पाकुड़ के पुलिसकर्मी, अधिकारी व सभी लोग शामिल रहे। खेल प्रतियोगिता 800 मीटर, 1500 मीटर रिले हिट्स, 100 मीटर पुरुष व महिला वर्ग के लिए आयोजित हुई। इसके अलावा गोल फेंक, लंबी कूद पुरुष वर्ग के आयोजित हुए। डीआईजी अंबर लकड़ा का स्वागत डीसी मनीष कुमार व एसपी निदेश द्विवेदी ने किया। डीआईजी श्री लकड़ा ने कहा कि खेल कूद की भावना से सभी इसमें शामिल हो। कहा कि हमें उम्मीद है कि 6 जिलों से अधिक प्रतियोगिता रांची में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आज के दौरान में फील्ड गेम समाप्त होते जा रहे हैं। आज के जनरेशन वीडियो गेम्स को महत्व दे रहे हैं, इसलिए हमें पहल करते हुए लोगों को फील्ड गेम्स का बढ़ावा देते हुए प्रेरित करने की जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य चुनौतीपूर्ण होता है। हम 24 घंटे ड्यूटी में तैनात रहते हैं, हमें भी तनाव होता है। तनाव से बचने के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। कहा खेल न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी स्वस्थ रखता है। अपने दिनचर्या में हमें आवश्यक रूप से खेलकूद को शामिल रखना चाहिए। एसपी निधि द्विवेदी ने कहा कि खेलकूद न केवल फिटनेस बढ़ाता है बल्कि अनुशासन और टीम भावना को भी सिखाता है। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि पाकुड़ के लिए यह गर्व की बात है कि ऐसे खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। कहा कि प्रतियोगिता में किसी हार नहीं होती, प्रतियोगिता में आप जीतेंगे या फिर सामने वाले से सीखेंगे। पहले दिन की खेल प्रतियोगिता में 800 मीटर, 1500 मीटर रिले हिट, 100 मीटर की प्रतियोगिता आयोजित की गई। 800 मीटर के रेस पुरुष वर्ग में देवघर पदस्थापित आरक्षी दिनेश किस्कू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पाकुड़ नगर उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला टास्क फोर्स पल्स पोलियो अभियान एवं राष्ट्रीय कृमि मुक्त झारखंड की बैठक हुई। पाकुड़ नगर समरालय सभागार में उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला टास्क फोर्स पल्स पोलियो अभियान एवं राष्ट्रीय कृमि मुक्त झारखंड की बैठक हुई। बैठक में 12 अक्टूबर से चलने वाले पल्स पोलियो अभियान व 16 सितंबर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्त झारखंड कार्यक्रम की तैयारी की समीक्षा हुई। बताया गया कि पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 1,89,475 बच्चों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। इसके लिए 1,111 बूथ बनाए जाएंगे जिनकी मॉनिटरिंग 268 सुपरवाइजर करेंगे। 12 अक्टूबर को सभी बूथों पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी, जबकि 13 से 14 अक्टूबर को डोर टू डोर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक दी जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्त झारखंड के तहत 3,38,712 बच्चों को एम्बुलेंस डोज टैबलेट खिलाने का लक्ष्य है। इसका मुआफ 29 सितंबर को किया जाएगा। उपायुक्त ने सभी विभागों को अपनी समन्वय बनाकर दोनों अभियानों को सफल बनाने का निर्देश दिया। बैठक में सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मिश्रा ने अब तक की तैयारियों की जानकारी। लिट्टीपाड़ी सिमलीकुंडी गांव में गुरुवार की रात्रि 22 वर्षीय देवी पहाड़ी ने फंदा से फांसी लगाकर की आत्महत्या। लिट्टीपाड़ा सिमलीकुंडी गांव में गुरुवार की रात्रि 22 वर्षीय देवी पहाड़ी ने फंदे लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात पति जगदीश पहाड़िया और देवी पहाड़ी के बीच आपस में विवाद हो गया था। इसके बाद उसने यह कदम उठाया। ग्रामीणों की माने तो पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होते रहता था। पत्नी को शक था कि पति का किसी अन्य महिला से संबंध है। रात्रि में भोजन से पूर्व दोनों के बीच कहासुनी हुई। देर रात देवी पहाड़ी ने घर के अंदर पंखे से फंदे लगा ली। घटना की जानकारी पति को देर रात हुई, जिसके बाद आसपास के लोगों को सूचना दी गई। शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों ने इसकी सूचना लिट्टीपाड़ा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को 100 में कब्जे लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाद में परिजनों को सौंप दिया। थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि यूडी केस दर्ज का मामले की जांच की जा रही है।
पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार झा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना पर बैठक हुई। संवाददाता पाकुड़ उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना पर बैठक हुई। बैठक में विभिन्न बीमारियों से ग्रसित मरीजों के आवेदन पर विचार किया गया। इसमें अनुसूचित जनजाति के 7, अनुसूचित जाति के 1, पिछड़ी जाति के 18 आवेदनों को मिलाकर कुल 26 आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान की गई। ज्ञातव्य हो कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य ST, SC और पिछड़े वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य आरोग्य के लिए पौष्टिक आहार प्रदान करना है। इसके तहत वयस्क लाभुकों को 3 से 5 हजार, अभ्यस्क लाभुकों को 1500 से लेकर 2500 रुपए एवं कैंसर पीड़ित वयस्क लाभुकों को 25,000 रुपए एवं अवयस्क लाभुकों को 15,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके लिए लाभार्थियों को आवेदन के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज देना आवश्यक होता है। मौके पर परिजनों निदेशक अरुण कुमार एक्का, सिविल सर्जन डॉक्टर मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी त्रिभुवन सिंह आदि मौजूद रहे। लिट्टीपाड़ा आदिवासी कर्मयोगी अभियान के तहत शुक्रवार को दुमगो गांव में सब ग्राम सभा हुई। इसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान मांगा पहाड़िया ने की। लिट्टीपाड़ा आदि कर्मयोगी अभियान के तहत शुक्रवार को दुमगो गांव में ग्राम सभा हुई। इसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान मांगा पहाड़िया ने की। ग्राम सभा में बीडीओ संजय कुमार मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना है और योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। ग्राम सभा में उप मुखिया चंद्रदेव पहाड़िया, पंचायत सचिव अमित कुमार और प्रभारी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी केसी दाद ने मनरेगा 15वीं वित्त आयोग समाज कल्याण की योजना की जानकारी दी। इस दौरान सड़क, पेयजल, सिंचाई, सामुदायिक भवन, कब्रिस्तान और धूमकुड़िया जैसे कार्यों का चयन किया गया। सभी चयनित योजनाओं को 02 अक्टूबर के विशेष ग्राम सभा में पारित किया जाएगा। मौके पर ग्रामीण और कर्मियों ने ग्राम विकास के लिए नजर नक्शा तैयार किया। ग्राम लीडर का भी चुनाव किया गया। फतेहपुर दिनारी कोलटोला की ग्रामीणों ने कीचड़मय सड़क पर उतरकर विरोध जताया। प्रतिनिधि फतेहपुर आसन बेड़िया पंचायत अंतर्गत दिनारी कोलटोला ग्रामीणों ने कीचड़मय सड़क पर उतरकर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव पहुंचने वाले करीब 1.2 किलोमीटर सड़क आज तक नहीं बन सकी है। इस कारण बरसात की शुरुआत से लेकर समाप्त तक गाँव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो जाता है। बरसात के 6 महीनों तक आवागमन पूरी तरह से बाधित रहता है। इससे खासकर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होते हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को मुख्य सड़क तक लाने के लिए मजबूत काठ का ढोला बनाना पड़ता है। ग्रामीण विष्णु हांसदा, कालीचरण हांसदा, कार्तिक मांडी आदि ने बताया कि बीते वर्ष बिजली, सड़क और पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर वोट बहिष्कार किया गया था, ऐलान किया गया। इसके बाद ग्राम प्रधान कालीपद मरांडी की अध्यक्षता में बीडीओ ग्रामीण कार्य विभाग के ए व जेई सहित ग्रामीणों की बैठक हुई थी। तब तय हुआ था कि पहले बिजली की व्यवस्था बहाल की जाएगी और 3 माह के भीतर सड़क का निर्माण कराया जाएगा। लिखित आश्वासन मिलने के बाद भी ग्रामीणों ने मतदान में भाग भी लिया, लेकिन 11 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक ना तो विभाग ने पहल की और न ही प्रतिनिधियों ने की ध्यान दिया। विरोध प्रदर्शन में सुखदेव, बबलू मरांडी, सुरेश मरांडी, बलदेव मरांडी, सुनील मरांडी, विजयाराम हंसदा, रघु मरांडी, रूबी मरांडी, रूप मरांडी, महादेव मरांडी, भादो मार्तिक, कार्तिक मरो, सीता टुडू, लखीमुनि किसको, जमीन देवी, समीना टुडू, मंजू मुर्मू, रबड़ी टूटूट, गीता मरांडी, पार्वती मुर्मू, रीना हंसदा समेत क्या कहते हैं जेई ग्रामीण कार्य विभाग के कानीय अभियंता ने कहा कि दिनारी कोलटोली तक सड़क निर्माण का सर्वे कर रिपोर्ट जांच रांची भेज दी गई है। पिछले बार किसी कारणवश कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। इस बार विधायक के अनुशंसा के उपरांत ग्रामीणों की यह मांग वर्ष 2025-26 तक पूर्ण कराने का प्रयास किया जाएगा। राघवेंद्र कुमार, जेई ग्रामीण का कार्य विभाग। बाल विवाह उन्मूलन को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। जामताड़ा उन्मी निंदलाह परिसर में बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। प्रतिनिधि जामताड़ा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नीलदहा परिसर में गुरुवार को बदलाव फाउंडेशन, संविधान फेलोशिप व जेम्स परियोजना के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान अनिल किसको थे। कार्यक्रम में फिलोसफी समन्वयक नाजिक रुदगी, जेम्स परियोजना की
जईमुद्दीन अंसारी, प्रधानाध्यापक अकबर हुसैन, सेविका पुतुल मंडल एवं स्वास्थ्य सहायता कल्याण मंडल मौजूद थे। नुक्कड़ नाटक की टीम ने बाल विवाह के दुष्परिणाम को सशक्त अभियान के जरिए प्रस्तुत किया, समाज को संदेश दिया कि यह कुप्रथा न केवल बच्चों के अधिकारों का हनन करती है बल्कि उनके शिक्षा और उज्जवल भविष्य को भी प्रभावित करती है। ग्रामीणों ने रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बाल विवाह के खिलाफ जन जागरूकता फैलाने का संकल्प किया। मौके पर मेंटर सुभाष हांसदा, वार्ड सदस्य सपन मंडल, शिक्षक संजय कुमार चौधरी, सूर्य कुमार मंडल, MSMP अध्यक्ष परिमल मुर्मू, रबिका दास, नमिता हेम्ब्रम, सावित्री सुरेन, मोदी मुर्मू, श्रीनाथ हांसदा, रविंद्र हेम्ब्रम, कविता सोरेन मंडरो प्रखंड में आदिवासी कर्मयोगी अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित किया गया। मंडरो प्रखंड सभागार में शुक्रवार को बीडीओ मेघनाथ उरांव की अध्यक्षता में आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत एक समीक्षा सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रखंड के सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न विभागीय योजनाओं को क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए ग्राम स्तर पर जन भागीदारी को सशक्त बनाना था। बीडीओ ने बताया कि मंडरो प्रखंड की कुल 57 ग्रामों को वर्ष 2030 तक सभी प्रमुख विकास योजनाओं से पूर्ण से आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके लिए हर ग्राम में एक आदि साथी का चयन किया जाएगा जो योजनाओं की प्रभावित संचालन एवं निगरानी में सहयोग करेगा। संबंधित विभागों को इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। बीडीओ मेघनाथ उरांव ने निर्देश दिया कि 2 अक्टूबर को सभी ग्रामों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्राम स्तर की गतिविधियों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसमें पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता, पंचायत राज, ग्रामीण विकास एवं सहायता सभी विभागों की योजनाएं शामिल रहेंगे। बीडीओ ने कहा कि आदि कर्मयोगी अभियान का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभावित क्रियान्वयन और जन सहभागिता को बढ़ाना है। इससे प्रत्येक ग्रामवासी को सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके और ग्राम स्तर पर नेतृत्व विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर बीपीओ अभिषेक आनंद, सहायक अभियंता शशि, JSLPS के BPM ब्रह्मानंद महतो, कनिष्ठ अभियंता निहित का आलम, ऋचा कुमारी, हेमंत कुमार, सौरभ कुमार प्रभारी, BPRO दयानंद प्रसाद, लेखपाल मिथुन प्रसाद, ओम कुमार झा, रोजगार सेवक अशोक कुमार सिंह, आरिफ अहमद, पंचायत सचिव रमेश कुमार सहित प्रखंड क्षेत्र की सभी विभागों के कर्मी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। पश्चिमी रेलवे फाटक पर जल्द शुरू होगा ROB निर्माण। DC ने मुख्य अभियंता को दिया निर्माण का NOC। मिट्टी जांच की मिली स्वीकृति। जिले के लोगों के लिए दशकों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। साहिबगंज में हजारीबाग के बाद से ही साहिबगंज सराहान वासियों ने पश्चिमी रेलवे फाटक व ओवरब्रिज निर्माण की मांग की थी। रेलवे फाटक पर जाम और घंटों की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ती थी। शहर का मुख्य भाग रेलवे लाइन के उत्तरी हिस्से में स्थित है। दक्षिणी साइड पर तेजी से विकास हुआ। यही वजह रही कि पुल की मांग लगातार उठती रही। साप्ताहिक हाट, सदर अस्पताल, समरालय, बस स्टैंड, न्यायालयिक परिसर और स्टेडियम जैसे महत्वपूर्ण स्थल रेलवे फाटक के दक्षिणी साइड में स्थित है। इसके अलावा गंगा पुल का बाईपास रोड जो पहाड़ के नीचे से टनल होकर गुजरती है, वहां भी इसी हिस्से से होकर निकलना है। ऐसे में पुल का निर्माण अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। आंदोलन से लेकर अदालत तक लोगों ने की थी कोशिश। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पुल के लिए कई बार आंदोलन किया। रेलवे को पत्राचार का मुद्दा को रखा। कुछ लोगों ने न्यायालय की शरण भी ली। अंग्रेजों के जमानों में बसाए गए शहर का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक हो चुका था। अब स्थिति यह है कि बिना पुल बने आमजन को रोजाना जाम, आवागमन, देरी और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने पहले 2 लाइनें बिछाई थी, अब तक तीसरी और चौथी लाइन भी बिछाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी दृष्टिकोण से रेलवे के लिए रोड ओवरब्रिज का निर्माण भी जरूरी है। अब जाकर सपना साकार हो पाएगा। DC ने दी हरी झंडी, रेलवे ने दी स्वीकृति। RBO निर्माण को लेकर सबसे बड़ी अड़चन अप्रोच रोड को लेकर थी। रेलवे ने इस संबंध में राज्य सरकार और जिला प्रशासन से पत्राचार किया। उपायुक्त कार्यालय की ओर से मालदा रेल मंडल को पुल निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। DRM कार्यालय मालदा से प्राप्त जानकारी के अनुसार रेलवे ने गति शक्ति योजना के तहत पश्चिमी रेलवे फाटक पर रेल ओवरब्रिज निर्माण का निर्णय ले लिया गया। इसके लिए स्वीकृति भी मिल चुकी है। पहले चरण में मिट्टी जांच का किया गया। रिपोर्ट आने के बाद पुल का डायग्राम और अप्रोच रोड पर विचार विमर्श होगा। रेलवे ने इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति कर दी है। जिला प्रशासन और रेलवे के बीच मंथन जारी है ताकि परियोजना का कार्य बिना विलंब शुरू हो सके। निर्माण प्रक्रिया शुरू होने पर मुशी खुशी RBO निर्माण की प्रक्रिया तेजी होने की खबर से स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में उत्साह है। डॉक्टर सचिनानंद मिश्रा, आनंद मोदी और वेदव्यास चरण ने की वर्षों से पुल की मांग को
सही रेलवे ने अब गति शक्ति योजना के तहत मंजूरी दे दी है। कार्य जल्द शुरू होगा। पुल बनाने से जाम की समस्या खत्म होगी। उत्तर दक्षिणी साइड का आवागमन आसानी होगा। अस्पताल, समरालय, न्यायालय व बाजार तक पहुंचना सुगम होगा। यह पुल साहिबगंज के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। जिला मुख्यालय के पश्चिमी कैबिनेट के निकट लेबल क्रॉसिंग गेट नंबर 82 BT 2,31,932 किलोमीटर के स्थान पर आरओबी निर्माण की अनप्रदी प्रमाण पत्र दिया गया। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट कोलकाता के मुख्य अभियंता को दी गई है। नगर परिषद के द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 पर अब सहमति बनाई गई है। स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई है कि किसी भी प्रकार की यातायात को बाधित नहीं किया जाएगा। हेमंत सती DC ने कहा कि सदन से सड़क तक पुल निर्माण को लेकर आवाज उठा चुकी है। केंद्र सरकार को भी पत्राचार किया गया और पुल निर्माण की दिशा में कई महत्वपूर्ण तथ्य भी उन्होंने सरकार को अवगमन कराया। साहिबगंज के पश्चिमी रेलवे फाटक की नहीं बल्कि साहिबगंज की पूर्वी रेलवे फाटक के अलावा 3 पहाड़ में भी आरओबी निर्माण की मांग की थी। अनंत झा ओझा ने पूर्व विधायक राजमहल विधानसभा के सदन में साहिबगंज की पश्चिमी रेलवे फाटक पर पुल निर्माण की मांग की थी। पुल निर्माण को अति आवश्यक बताया गया। आए दिन फाटक मरीज की मौत की शिकायत मिलती थी, इसलिए पुल निर्माण होना जरूरी है। यदि रेलवे पुल निर्माण करता है तो राज्य सरकार, जिला प्रशासन हर संभव मदद करेगी। MT राजा विधायक भाजपा नेता ने रेल मंत्रालय को दिया था सुझाव। भाजपा नेता आनंद मोदी ने शहर की पुरानी मांग पश्चिमी रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण को अप्रोच सड़क बनाने के लिए सुझाव पत्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मालदा DRM को दिया था। उन्होंने उल्लेख किया था कि साहिबगंज के होटल कलिंग इंटरनेशनल के निकट से पुल निर्माण का कार्य शुरू कराया जाएगा, जो अप्रोच सड़क के पूर्व रूप में होगा। पटेल चौक से सीधा आरओपी का निर्माण करते हुए दक्षिणी छोर प्रखंड कार्यालय के समीप उत्तर जाए, इस तरह की मांग उन्होंने दिया। शहर के पश्चिमी रेलवे फाटक पर आरओबीसी का निर्माण होगा। 4 माह पहले धर्मशाला में जनता मिलन संवाददाता में कहा था कि राज्य सरकार व रेल सरकारी मिलकर पूर्व व पश्चिमी रेलवे फाटक पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। इसके पहल शुरू की जा चुकी है। पंकज मिश्रा, केंद्रीय प्रवक्ता, झामुमो। बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजे अभिभावक को बोले वीडियो। खरसावा के आदर्श मध्य विद्यालय परिसर में शुक्रवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में प्रमुख मनेंद्र सामुदा, वीडियो प्रधान मांझी मुखिया सुनीता तापे, BIO नवल किशोर सिंह आदि उपस्थित रहे। खरसावा के आदर्श मध्य विद्यालय परिसर में शुक्रवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वीडियो प्रधान मांझी ने अभिभावकों से अपने बच्चे को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। बच्चों से नियमित रूप से स्कूल आगे एवं निश्चित रूप से अनेक शैक्षणिक स्थिति में सुधार आएंगे। अभिभावक से कहा कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से निर्धारित कोने में बैठकर पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। प्रमुख नरेंद्र जामुदा ने कहा कि अभिभावकों से अपने बच्चों को अनुशासन बरतने के लिए प्रेरित किया। शिक्षक अभिभावक गोष्ठी के आयोजन से विद्यालय बच्चों की नियमित उपस्थिति, अनुशासन, साफ सफाई व अन्य शैक्षणिक कार्यों को मदद मिलेगी। BIO नवल किशोर सिंह ने कहा कि शैक्षिक छात्रों के भविष्य की ओर से लेकर हमेशा सजग रहते हैं, तो अभिभावक की भी जिम्मेदारी है कि छात्रों की शिक्षा के लिए भी वे आवश्यक कदम उठाए। उसे उठाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। मनोज सिंह ने विद्यालय छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि और विद्यालय संचालन की व्यवस्था और भी सही तरीके से करने के लिए अभिभावकों से सहयोग करने की अपील की। इसके अलावा शिक्षक अभिभावक गोष्ठी के दौरान बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, विद्यालय में बच्चों की व्यवहार, अनुशासन व नियमित रूप से शिक्षित विद्यालय में उपस्थित सुनिश्चित करने की सही अन्य महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की गई। गोष्ठी में पहुंचे अभिभावकों ने उनसे सुझाव भी मांगे ताकि शैक्षणिक माहौल को और बेहतर बनाया जा सके। इस दौरान स्कूल में 100% उपस्थित रहने वाले बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूली बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। मौके पर अब्दुल माजिद खान, मार्केडियम आचार्य मनोज कुमार सिंह, बुघमारा गोप, अभिमन्यु प्रधान स्वयं, श्रीमती मीना रजक, सूत्री श्वेता दास, वंदना कुमारी मौजूद रहे। प्रधान डाकघर धनबाद में अब रात 8 बजे तक होंगे पत्र और पार्सल की बुकिंग। अब धनबाद डाक विभाग ने मेल सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब धनबाद प्रधान डाकघर में पत्र और पार्सल की बुकिंग सुबह 9 से रात 8 बजे तक की जा सकेगी। पहले यह सुविधा केवल शाम 5 बजे तक थी उपलब्ध थी। इसके बाद भी कई ग्राहक कामकाजी व्यस्त का समय भी कमी की वजह से सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे। अब लोग देर शाम तक भी स्पीड पोस्ट, स्पीड
पार्सल, साधारण पत्र सहित अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। 2 शिफ्ट में कार्य करेंगे कर्मचारी। सेवा समय बढ़ाने की जाने के बाद भी विभाग ने कर्मियों की कार्यप्रणाली भी बदलवा कर दिया है। अब प्रधान डाकघर में कर्मचारी 2 शिफ्टों में काम करेंगे ताकि सुबह से लेकर रात तक बिना किसी बाधा के ग्राहकों को सेवाएं दी जा सकेंगे। विभाग का मानना है कि इससे न केवल ग्राहकों की सुविधा होगी बल्कि सबके मेल सुविधाओं की विश्वसनीयता और भरोसे को और मजबूती मिलेगा। टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड के ठेका प्रतिष्ठान मेमर्स सिंगनौदा इंडिया लिमिटेड में कार्यरत मजदूरों को मई दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर काम करने के लिए 2 गुने दर से ओवर टाइम का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में शुक्रवार को उक्त सरायुक्त के कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। टाटा ब्लू स्कोप स्टील लिमिटेड के ठेका प्रतिष्ठान मेसरा में हुई इस वार्ता को ओवर टाइम का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में वहां के वार्ता में जमशेदपुर मौजूद यूनियन के महासचिव अंबुज कुमार ठाकुर, ठेका प्रधान की ओर से समन मुखर्जी राजा और उप श्राम्यायुक्त अरविंद कुमार की उपस्थिति में यूनियन की ओर से आरोप लगाया गया कि ठेका प्रबंधन ने 1 मई मजदूर दिवस और 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय अवकाश पर काम करने वाले मजदूरों को नियमों के अनुसार ओवर टाइम का 2 गुना भुगतान नहीं किया गया। उप श्राम्यायुक्त ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ठेका प्रबंधक को निर्देश दिया कि वे मामले से संबंधित सभी आवश्यक कागजात के साथ अगले सुनवाई में उपस्थित हो। इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को निर्धारित की गई है, जिसमें प्रधान को अब पक्ष रखने को कहा गया है। सोनाराय ठाड़ी प्रखंड के उच्च विद्यालय सोनाराय ठाड़ी में शुक्रवार को प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय कुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बैठक हुई। इस दौरान अभिभावकों को समय पर बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। मौके पर पूर्व मंत्री हरिनारायण राय को कई परिजनों ने कहा कि विद्यालय में कक्षा 9 से 12वीं तक में तकरीबन 1400 छात्रा है। छात्राओं में 20 शिक्षक ही नियुक्त हुए हैं, लेकिन 4 शिक्षकों को अन्य विद्यालय में प्रतिनियुक्ति किया गया है। इसके कारण विद्यालय में छात्रों को विषयवार पढ़ाई नहीं करने की परेशानी हो रही है। अभिभावकों की बातों को सुनते ही पूर्व मंत्री हरिनारायण राय ने कहा कि क्षेत्र के सुदूर क्षेत्र के बच्चे शिक्षा पाने के लिए स्कूल आते हैं। शिक्षक के अभाव में कैसे बच्चों का भविष्य बनेगा। प्रतिनियुक्त शिक्षकों को जल्द विद्यालय में योगदान कराने के लिए विभाग से बात की जाएगी। वहीं शिक्षकों ने कहा कि छात्रों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मौके पर शिक्षक सुजीत कुमार दुबे, अमित भारती, शिवचरण मांझी, उदेश मांझी समेत कई शिक्षक व सुबोध यादव, प्रदीप राणा समेत पेरेंट्स मौजूद रहे। देवघर जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार को विदाई दी गई। पीजीडी ने अधिवक्ता के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि बहुत अधिक समय तक साथ रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन व्यवहार न्यायालय में बार व बेंच का रिश्ता बहुत ही व्यवहारिक रहा। अधिवक्ता की ओर से न्यायिक कार्यों के निष्पादन में हमेशा सहयोग मिला। संघ के अध्यक्ष सह स्टेट बार काउंसिल के सदस्य बालेश्वर सिंह ने कहा कि पीडीजे श्री कुमार के अधिवक्ता के हितों का हमेशा ध्यान रखा और हर प्रकार की मांगों पर त्वरित अमल किया गया। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अमर कुमार सिन्हा ने कहा कि कम समय में पीडीजे के ने महत्वपूर्ण ही न्यायसंगत फैसले दिए जो प्रशंसनीय हैं। महासचिव कृष्णधन खंडवारे ने कहा कि अधिवक्ता की मांग पर संघ भवन से कोर्ट भवन तक पीडीजे की पहल से सेट बना, जिसका अभी अधिवक्ता को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि देवघर से इनका तबादला रांची हो गया। हम लोग इनके जस्टिस बनने की बाबा वैद्यनाथ से कामना करते हैं। समारोह के दौरान इन्हें सम्मान में अंग वस्त्र का बाबा वैद्यनाथ का प्रतीक चिन्ह दिया गया। साथ ही अधिवक्ताओं को ना पहचान कर सम्मानित किया गया। विदाई समारोह में पीजीडी के साथ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट संजय कुमार सिंह के अलावा सभी न्यायिक पदाधिकारी शामिल हुए। मौके पर अधिवक्ताओं में चंद्रशेखर सिंह, विनोद कुमार मिश्रा, अजय कुमार दुबे, राजेश कुमार शाह, एफ मरीक, राजकुमार शर्मा, सत्यनारायण पांडे, सुखदेव महतो, इसकहाक अंसारी, अशोक कुमार राय, प्रदीप कुमार सिन्हा, नीति प्रसाद, अरुण सिन्हा, राजनीतिक सिन्हा, मुकेश पाठक, चंद्रदेव प्रसाद राय समेत काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे। मंच संचालक विपुल कुमार मिश्रा ने भी मौजूद रहे। बोकारो सीआईएसएफ ने 500 किलो अवैध कोयला लदे बिना नंबर वाले स्कूटी जब्त की। भंडारडीह सीआरपीएफ ने शुक्रवार को भंडारडीह रेलवे साइडिंग के समीप छापेमारी कर 500 किलो अवैध कोयला लदे बिना नंबर वाले स्कूटी जब्त किया और चंद्रपुरा थाना को सौंप दिया। इसके अलावा एक
.345 टन अवैध कोयला भी बरामद किया। छापेमारी में उप कमांडेंट 11 अभिलाषा, सहायक कमांडेंट केविन श्रीधर, उप निरीक्षक एचएक सिंह, सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार तिवारी, मुकेश शर्मा, प्रधान आरक्षक संदीप कुमार व जवान शामिल थे। ललपनिया गोमिया प्रखंड के अंतर्गत साड़म कब्रिस्तान के निकट झाड़ी में शुक्रवार की सुबह एक लवारिश बाइक J8001F6788 में मिली। ग्रामीणों से जानकारी मिलने के बाद उप मुखिया पंकज कुमार जैन ने गोमिया थाना की पुलिस को सूचना दी। पुलिस बाइक को जब्त कर थाना ले गई। थाना प्रभारी रवि कुमार ने कहा कि जांच के बाद पता चला कि बाइक रांची की है तथा बाइक के मालिक को बुलाया गया। झामुमो युवा मोर्चा की बैठक तेनुघाट अतिथि गृह में हुई। बेरमो झामुमो युवा मोर्चा की बैठक तेनुघाट अतिथि गृह में जिला अध्यक्ष अमित सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई। मौके पर पोटवार प्रखंड कमेटी का अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के चयन को लेकर चर्चा हुई। अध्यक्ष व सचिव पद के लिए 4 और कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 लोगों ने दावा किया। आम सहमति बनाने के लिए कारण केंद्रीय कमेटी के पास मामला अग्रसित किया गया। बैठक का संचालक प्रखंड अध्यक्ष कृष्ण महतो ने किया। मौके पर केंद्रीय सदस्य हीरालाल मांझी, मनोहर मुर्मू, अशोक मुर्मू, जिला उपाध्यक्ष धुनु हंसदा, जिला संयुक्त सचिव पान बाबू केवट, सचिव मुकेश कुमार महतो, तापेश्वर महतो, अजीत मुर्मू, महेश सुरेन, अजय राणा, संजय मुर्मू, सोहराय हंसदा, मोनू मुर्मू, अजय किस्कू, महानद मुर्मू, गंगाधर महतो, शक्तिधार महतो, शिवचरण महतो, श्रीनगर, आनंद मरांडी, महेश मुर्मू, सीताराम मुर्मू, देवीलाल मुर्मू, फिनेसर आदि उपस्थित रहे। नवाडी कृषि उत्पादक कंपनी लिमिटेड की वार्षिक आमसभा प्रखंड कृषक पाठशाला के सभागार में हुई। नवाडी सभागार में इस शुक्रवार को प्रखंड कृषि पाठशाला के सभागार में उद्घाटन प्रखंड प्रमुख पूनम देवी, जिला कृषि पदाधिकारी मोहम्मद साहिद, नवाड के जिला विकास प्रबंधक फिल्मोन बिलुंग, नवाडी मुख्य किरण देवी तथा आदर्श ग्रामीण विकास सेवा समिति के सचिव वासुदेव शर्मा ने किया। नवाडी में मिट्टी जाँच केंद्र की स्थापना, जैविक खेती को बढ़ावा देने, सोलर युक्त डीप बोरिंग की योजना, पशुओं से फसल की सुरक्षा के लिए घेराव की व्यवस्था, 100 हेक्टेयर भूमि में टपक सिंचाई योजना के कार्यान्वयन तथा किसानों के उत्पादकों के लिए बाजार व्यवस्था को सुदृढ़ करने समेत कई प्रस्ताव पारित किए गए। मौके पर नवाडी को आदर्श कृषि क्षेत्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवल सरकारी योजना पर्याप्त नहीं है, समुदाय आधारित प्रयासों की आवश्यकता है। महिला किसान समूह को सशक्त बनाना जरूरी है। जिला कृषि पदाधिकारी ने सरकारी योजना की प्रभाव क्रियान्वयन पर बल दिया। श्री बुलंग ने किसानों को तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता दोनों की प्रतिनिधि जताई। श्री शर्मा ने कंपनी की भूमिका पर बात कही। कार्यक्रम में आजाद प्रसाद, अनवर अंसारी, भुवनेश्वर कुमार महतो उपस्थित। बिरनी प्रखंड में प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। इस योजना के तहत किसानों को 266 रुपए में 45 किलो यूरिया देने का प्रावधान है, लेकिन अधिकारियों द्वारा प्रचार प्रसार नहीं किए जाने से किसान 400-450 रुपए में यूरिया की बोरी खरीद रहे हैं, जिससे किसान पूरी तरह से प्रभावित होकर परेशान हो गए हैं।